Myself Kedar Badeka, and today I'm taking a lecture of operation research, right? So this is our uh, sixth, sorry, this is our fifth lecture of our operation research, right? We in the previous lecture we start the new chapter, which is the transportations problem, and in transportation problem we discuss the first method of the transportation problem, which is the northwest corner method. So, in the northwest corner method, if we want to find the solution of that problem, we start the solution of the same problem with the northwest corner cell, right? And we just put the values as per the demand and supply. Some sorry, there is some two basic conditions for the solution of that problem, right? The first condition is that the solution is if and if only valid in that conditions if it is supply all the supplies and demands of the given problem. If it is supply all the supplies and demand of the given problem. And second, which is the non degenerate problem. Or in the previous lecture I also teach you that how to find the degeneracy, right? What kind of the situation which is called as a degeneracy, and what kind of the situation which is called as a non-degeneracy problem. The equation for that find out the degeneracy for the given problem, which is the m plus n minus 1. So where the m which is indicate as a number of row, where the n which is indicated as a number of column, and minus 1, right? If we are getting the same answer which is very equal to the number of given of the allocation cell, then which is called as a non-degenerate problem. So in the today's lecture we start the discussion on the second method of the transportations problem, which is the least cost method. अब मैं आपको आसान तरीके से बताने की कोशिश करूं कि सपोज़ हम लोग वही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस प्रॉब्लम के अंदर आपके पास वीडियो होगा, और आपने शायद अपने से उसको सेम प्रॉब्लम को अगर आपने नहीं किया है ना, तो एक बार वो कीजिए। आप अपने पास जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया था ऑपरेशन रिसर्च का, वो लेक्चर में से आपको क्या चीज़ करनी है कि वो जो एग्जाम्पल है वो खुद से एक बार गिनना है, राइट? खुद से एक बार वो एग्जाम्पल है आपको गिनना है। आप जैसे ही गिनना स्टार्ट करोगे तो आपको पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से गिनना है, फिर द सेम प्रॉब्लम, राइट? सेम प्रॉब्लम यू हैव टू कैलकुलेट विद द लीस्ट कॉस्ट मेथड, राइट? अब लीस्ट कॉस्ट मेथड में क्या चीज़ होती है, डिफरेंस क्या होता है? जैसे कि हमारे पास तीन मेथड है फॉर फाइंड आउट द फिजिबल सॉल्यूशंस। हमारे पास तीन मेथड है बेसिक। फर्स्ट विच इज़ द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, सेकेंड विच इज़ द लीस्ट कॉस्ट मेथड, and third which is the WAM method, which is the Vogel approximations method. और ऑप्टिमम सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास दो मेथड है, विच इज़ द स्टेपिंग स्टोन मेथड, और सेकंड विच इज़ द मोदी मेथड। तो फिजिबल के अंदर जो तीन हमारे पास मेथड है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे हो जाएगा, जो भी हमें आंसर मिला सपोज नॉर्थ वेस्ट के अंदर, उससे थोड़ा और एक्यूरेट आंसर है वो लीस्ट कॉस्ट मेथड करके देगा, और उससे ज़्यादा थोड़ा एक्यूरेट आंसर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम करके देगा वोगल अप्रोक्सीमेशंस मेथड। सो आपको अगर क्वेश्चन में ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में सपोज ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन। अब फिजिबल सॉल्यूशन के लिए क्या चीज़ होती है कि तीन मेथड हो गई आपके पास तीन मेथड हो गई। फर्स्ट मेथड हो गई आपकी नॉर्थ वेस्ट, सेकेंड हो गई आपकी लीस्ट कॉस्ट, थर्ड हो गई आपकी वैम। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज यू हैव टू फाइंड दी बेस्ट फिजिबल सॉल्यूशन, अब बेस्ट कौन दे सकता है, सबसे एक्यूरेट कौन दे सकता है, नॉर्थ वेस्ट उसके बाद लीस्ट उसके बाद वैम, यानी बेस्ट जो सॉल्यूशन दे सकता है वो वैम मेथड दे सकता है, राइट? अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछे कि फाइंड आउट द बेस्ट फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, देन यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस विद वैम मेथड, राइट? एंड सेम यू हैव टू सॉल्व विद दी ऑप्टिमम सोल्यूशन। अब उसके बाद जैसे आपने वैम का आंसर ले लिया, उसके बाद आपको सेम प्रॉब्लम को आपको वैम से जैसे आपने आंसर लिया, अब वैम वाला आंसर आप उसको
ऑप्टिमम से सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब जैसे वैम से भी एक्यूरेट आंसर जो है वो आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशंस मेथड आपको दे सकती है। सो वी कैन स्टार्ट द डिस्कशंस ऑन द लीस्ट कॉस्ट मेथड। सिंस द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हमें किसी भी तरीके से मिनिमाइज करना है, राइट। we must try to transport we must try to transport as much as possible through those routes, हमें वही रूट्स यानी वही सेल यूज करना है where the unit transportation cost which is lowest, कि जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट लोवेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा है वही सेल को हमें यूटिलाइज करना है। दिस मेथड विच इज टेक इन टू द अकाउंट्स this method which is taken into the accounts the minimum unit cost of the transportations, the minimum unit cost of the transportations for obtaining the initial solutions। अब जैसे initial feasible solutions इससे मिल सकता है and can be summarized as, अब पहले स्टेप में क्या करना है, स्टेप 1 आप थोड़ा समझिए सॉरी। First, you have to step 1 select the cell which has a lowest unit cost। आपको पूरे जो टेबल है, आपको दिया गया टेबल है ना, डिमांड और सप्लाई को नहीं गिनना है, राइट। डिमांड और सप्लाई की वैल्यू को नहीं गिनना है, उसके अलावा जो आपके टेबल के अंदर जो भी एक वैल्यूज दी गई है वो वैल्यू में से आपको यू हैव टू फाइंड द सेल विच हैज़ द लोवेस्ट यूनिट कॉस्ट, सबसे कम जो है वो वैल्यू है वो आपको उस टेबल में से ढूंढनी है यूनिट सेल के अंदर, राइट। इन द एंटायर ट्रांसपोर्टेशन टेबल फ्रॉम द एंटायर ट्रांसपोर्टेबल एंड एलोकेट एज मच एज पॉसिबल टू दिस सेल। अब उस सेल के अंदर आपको एलोकेशन करना है जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो। देन एलिमिनेट द लाइन दैट रो ऑल कॉलम इन विच आइदर द सप्लाई और द डिमांड विच इज टू बी एग्जीक्यूटेड, राइट। if the row and columns both are satisfied simultaneously, अब ऐसी कंडीशंस हो सकती है कि रो और कॉलम जो है वो एक ही साथ कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, राइट। देन ओनली वन में बी क्रॉस्ड आउट, उस कंडीशन में आपको किसी भी एक वैल्यू को पसंद करना है, राइट। आपने सपोज एलोकेशन किया, डिमांड के अंदर भी 5 था और सप्लाई के अंदर भी 5 था, आपने जो लोवेस्ट जो सेल है उसके अंदर सपोज 5 सप्लाई दे दिया, तो क्या चीज़ होती है कि आपका डिमांड वाली जो कॉलम है वो भी एक साथ वहाँ पे क्रॉस हो जाएगी और उसके साथ जो रो है आपकी वो रो भी क्रॉस हो सकती है। तो उस कंडीशंस के अंदर आप दो में से एक चीज़ ले सकते हैं, राइट। Now, what is the case number 2? In the case of the smallest unit cost cell is not unique, then select the cell where the maximum allocations can be made। जहाँ पे maximum allocations हो सकता है वो आपको वहाँ पे find out करना है। After adjusting the supply and the demand for all the uncrossed out rows and column, repeat the procedure with the next lowest unit cost among the remaining rows and columns of the transportation table and the allocate as much as possible to this cell। Then minimum, which is the line out करना है, then eliminate line out that row and column in which the either the supply and demand is to be execute। अब आपको क्या चीज़ करनी है, पहला स्टेप आपको हो गया मिनिमम सेल, आपको जो आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक टेबल दिख रहा है, राइट। वो टेबल में से आपको डिमांड और सप्लाई की वैल्यूज़ को छोड़ के जो सबसे कम वैल्यू है वहाँ पे मैक्सिमम एलोकेशन करने की कोशिश करनी है। अगर वो चीज़ हो जाती है, राइट, उसके बाद वो रो या कॉलम को आपको क्रॉस कर देना है, राइट। उसके अंदर आप उसके ज़्यादा एलोकेशन नहीं कर सकते, आइदर इट इज़ रो आइदर इट इज़ कॉलम। अब उसी तरीके से अगर ये छोटी वैल्यू पहले से हमने स्टार्ट की, उसके बाद जो थोड़ी बड़ी होगी वहाँ पे एलोकेशन करना है।
ऐसा वहाँ तक करना है जहाँ तक अपनी सारी डिमांड और सप्लाई जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए, राइट। और उसको वहाँ पे एक साथ एक अनक्रॉस करते जाना है। द स्टेप नंबर 3 विच इज रिपीट द प्रोसीजर अंटिल द एंटायर अवेलेबल सप्लाई एट द वेरियस सोर्सेज एंड द डिमांड एट द वेरियस डेस्टिनेशन इज सेटिस्फाई। वहाँ तक करना है जहाँ तक डिमांड और सप्लाई सेटिस्फाई ना हो जाए। द सॉल्यूशन सो ऑब्टेन विच इज नीड नॉट टू बी नॉन degenerate. The solutions obtained need not to be degenerate. वहाँ पे degenerate होने के आपको चेक अगर कर भी सकते हैं, नहीं करो तो भी चलेगा, राइट। The solutions so obtained need not be non-degenerate नहीं होना चाहिए। आपको ये एक पूरा टेबल दिया गया है, वो टेबल को आपको एक बार ऑब्जर्व करना है। आप देख लीजिए कि आपके पास सेम जो प्रॉब्लम हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से सॉल्व किया था वही प्रॉब्लम है। वही प्रॉब्लम को हम लोग, आपको याद होगा कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से जो प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया था उसका जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आया था वो 1015 रुपीज़, 1015 रुपीज़ आया था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और बाय द लो ऑफ आवर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, राइट, अब जब हम इसको लीस्ट कॉस्ट से सॉल्व करेंगे तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होना चाहिए। अब सेम इसी प्रॉब्लम को सपोज हम लोग वैम से सॉल्व करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और कम होना चाहिए। सो दिस इज ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो सेम प्रॉब्लम है, आप अपने बुक में सेम चीज़ एक बार ये टेबल बना दीजिए। जो S1, S2 और S3 है वो आपके 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जबकि D1, D2, D3 और D4 जो है वो आपके वेयर हाउसेज है। और जो वेयर हाउसेज है उसकी नीचे जो है वो रो कंडीशंस के अंदर उसकी डिमांड दी गई है, और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है S1, S2, S3 उसका जो मैक्सिमम सप्लाई करने की कैपेसिटी है वो एज ए सप्लाई दिया गया है। और दोनों का समेशन है वो आपको मिल रहा है, वो दोनों बैलेंस होना चाहिए। जितना आपका डिमांड का टोटल है उतना आपका सप्लाई का टोटल होना चाहिए, वो आइडियल कंडीशंस है। तो पहले वो चीज़ चेक कर लीजिए। आप आपने टेबल बना लिया, अंदर जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू आपको सेम लिखनी है, राइट। जो 19, 70, 40, 30, 38, 50, 40, 70, 10, 60, 20 वो आपको सेम लिखना है। अब इसका सॉल्यूशंस मैं आपको, जो मैंने सॉल्यूशन किया है वो एक तरीके से मैं आपको बताता चाहता हूँ। ये आपको दिख रहा है पूरा जो है वो प्रॉब्लम है, राइट। अब प्रॉब्लम को मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करवाता हूँ, राइट। मैंने आपको, अब मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेम जो प्रॉब्लम था वो हम लोग अब लीस्ट कॉस्ट मेथड से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेम जो मैंने पहले क्या किया है कि पूरा टेबल बना के रखा है, राइट। अब उसी टेबल के अंदर आपको स्टेप 1 हो गया कि ये टेबल के अंदर जो आपका डिमांड और सप्लाई को छोड़ के जो सबसे छोटी वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करनी है। यू हैव टू फाइंड आउट दी लीस्ट वैल्यू फ्रॉम दी टेबल। तो आपको दिखेगा कि जो सबसे छोटी वैल्यू है वो आपके D1, D2, D3 और D4, D1 से D4 और S1 से S2 डिमांड और सप्लाई का नहीं देखना है, राइट। तो सबसे छोटी वैल्यू जहाँ तक मुझे दिख रही वो कौन सी चीज़ है, वो वहाँ पर जो मुझे दिख रही वो है 8, राइट। यहाँ पे आपको D2S3 जहाँ क्रॉस हो रहे हैं, D2S3 जहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं वहाँ पे 8 जो है वो सबसे छोटी वैल्यू है पूरे टेबल में से, राइट। अब जो पूरे टेबल में से सबसे छोटी वैल्यू थी जो 8 थी उसको मैंने वहाँ पे मार्क कर लिया। आप देख लीजिए मैंने 8 के नीचे एक मार्क किया है, और वहाँ पे अब मुझे एलोकेशन करना है, वहाँ पे मुझे सप्लाई करना है। अब आप जो कॉलम है D2 वाला कॉलम, वो कॉलम के अंदर नीचे देखिए उसका डिमांड कितना है, 8। अब S3 देखिए, क्योंकि वो कौन सी रो में आ रहा है, S3 की रो में आ रहा है। S3 जो है वो जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसकी वो कितनी है, 18 है, 18 है। तो D2 का डिमांड कितना था, 8।
तो 18 में से 8 तो दे ही सकता है, तो मैक्सिमम आपको वहाँ पे सप्लाई कर देना है। कितना सप्लाई कर सकते हैं? जितनी मैक्सिमम डिमांड है। मैक्सिमम डिमांड कितनी थी? 8 डिमांड थी, तो मैंने 8 वहाँ पे सप्लाई कर दिया। अब जैसे ही मैंने 8 सप्लाई कर दिया तो आपका जो D2 वाला जो कॉलम है, D2 वाला जो कॉलम है, एकदम फोकसली वहाँ पे देखिएगा और सुनिएगा। जो D2 वाला जो कॉलम है उसका डिमांड जो था वो फुलफिल हो चुका है। अब वहाँ पे आप एलोकेशंस नहीं कर सकते, तो मेरा D2 वाला जो कॉलम था वो मैंने नीचे क्रॉस कर दिया है, राइट। सो ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद मुझे ये प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना है। अब 8 से जो टेबल के अंदर, राइट, टेबल के अंदर डिमांड और सप्लाई के रो ऑल कॉलम को छोड़ के 8 से जो बड़ा नंबर है वो नंबर वहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है। 8 से बड़ी नंबर जो है कौन सी नंबर है? तो आपको दिख रहा है D4 के अंदर 19 दिख रहा है, सॉरी D4 के अंदर आपको 10 दिख रहा है। D4S1 जहाँ पे क्रॉस हो रहा है वहाँ पे मैंने 10 को मार्क किया है। अब 10 को जो मैंने मार्क किया है तो 10 जो है वो D4 के अंदर आता है, D4 कॉलम है, उसका डिमांड कितना है? 14, राइट। उसका डिमांड कितनी है? 14 डिमांड है, 14 डिमांड है। जबकि S1 कितना मैक्सिमम सप्लाई कर सकता है? अपने को तो सप्लाई देखना है, राइट। जो बंदा प्रोड्यूस कर रहा है वो मैक्सिमम कितना दे सकता है? डिमांड तो मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, राइट, क्योंकि खरीदने वाले ज़्यादा है जबकि प्रोड्यूस करने वाले बहुत कम है। तो अपने को तो प्रोड्यूस करने वाले की कैपेसिटी देखनी है, राइट। तो कितना सप्लाई S1 मैक्सिमम कर सकते हैं? तो कि मैक्सिमम 7 को सप्लाई कर सकता है। तो जो मैक्सिमम जो सप्लाई, जहाँ तक मैक्सिमम सप्लाई कर सकता था वहाँ तक वो सप्लाई हमने जो 10 नंबर का था, जो सबसे छोटा फिगर, उसको मैंने दे दिया। अब जैसे ही मैंने मैक्सिमम 7 सप्लाई नंबर दे दिया, यानी कि अपनी जो S1 वाली जो रो है वो ख़त्म हो जाएगी, उसको वहाँ पे आपको क्रॉस कर देना है। अब वो रो के अंदर आप कोई भी एलोकेशन नहीं कर सकते, वो रो के अंदर आप कोई भी एलोकेशन कर सकते हो नहीं, क्योंकि उतना S1 जो सप्लाई कर सकता था मैक्सिमम 7, वो हमने 10 नंबर को दे दिया है। यानी ये S1 यूनिट का जो सप्लाई मैक्सिमम कर सकता था वो हमने यूज़ कर लिया है। अब S1 को दे सकते नहीं है। अब 10 नंबर से बड़ा नंबर हमको ढूंढना है, राइट। तो आप देखोगे 10 नंबर से बड़ा नंबर यहाँ पे S1 में आपको दिखेगा, D1 के अंदर 19 दिख रहा है, 19, पर वहाँ पे कुछ सप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास जो 7 सप्लाई करने की कैपेसिटी थी तो वो हमने 7 तो ऑलरेडी 10 नंबर को दे दिया है। अब उसके पास ज़्यादा देने की कैपेसिटी नहीं है, तो 19 को छोड़ के उसके बाद जो भी बड़ा नंबर है वो देखना पड़ेगा। तो 19 को छोड़ के सबसे बड़ा जो नंबर आपको दिख रहा है वो नंबर हो जाएगा आपका 20 नंबर। D4 और S3 जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, D4 में 3rd नंबर, राइट। अब उसका डिमांड कितना है? उसका जो डिमांड है वो कितना है? D4 का डिमांड है 14। अब D4 के अंदर हमने 7 ऑलरेडी दे रखे हैं, राइट। D4 के अंदर हमने 7 नंबर जो है वो ऑलरेडी दे सकते हैं। अब मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? यानी हम लोग 7 दे सकते हैं, तो D4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, 7 और 7 14 हो जाएंगे, राइट। तो 20 नंबर के अंदर हम एलोकेशन करेंगे 7 का। तो आप देखोगे तो 20 नंबर के अंदर मैक्सिमम मैंने एलोकेशन किया है 7 का, यानी 7, आप 10 नंबर का 7 देख लीजिए और 20 नंबर का 7 देख लिए, 7 और 7 मिला के 14 हो गए। तो आपका वो D4 का 14 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? यहाँ तक समझ आ रहा है? अब 20 नंबर से और थोड़ा जो बड़ा नंबर है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। यानी आपका अब तक जो है वो D2 कैंसिल हो चुका है, D4 कैंसिल हो चुका है, और रो के अंदर बात करें तो S1 कैंसिल हो चुका है। अब जो बात करेंगे तो अब 20 से नंबर कोई बड़ा नंबर जो है वो आपको दिख रहा है, वो नंबर कौन सा है आपका? 30 नंबर दिख रहा है, 30 नंबर, राइट। 30 नंबर जो आपको दिख रहा है, एक 30 जो है वो D2 का S1 रो के अंदर है। तो S1 रो वाला तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि S1 में कुछ कर नहीं सकते, जैसे 19 वाला कंडीशन था, क्योंकि 19 के अंदर जो भी मैक्सिमम हम लोग 7 सप्लाई किया था वो S1 तो हमारा ऑलरेडी आप देखोगे तो हमने पहले कैंसिल कर चुका है। तो ये 30 नंबर जो है S1 के अंदर, वो 30 नंबर ख़त्म हो जाएंगे, वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, राइट, क्योंकि वो सप्लाई हमने मैक्सिमम जो सप्लाई था वो यूज़ कर लिए हैं।
अब उसके नीचे S2 के अंदर 30 नंबर है, वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। वहाँ पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख लीजिए D2 जो है उसके अंदर जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी 8 नंबर की थी, और 8 नंबर हमने ऑलरेडी 8 को दे दिए है, एलोकेट कर दिए है, राइट। यानी D2 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, उसके अंदर भी एलोकेशन कर नहीं सकते। तो यानी 30 जो नंबर था 30 नंबर वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब उसके आगे चले जाए तो 30 से एक नंबर जो बड़ा नंबर है वो जो नंबर है वो है 40 नंबर। अब 40 नंबर आपको दो जगह दिख रहा है, एक जहाँ पे D2 और S3 जहाँ पे मिल रहा है, यानी D3 के अंदर आपको एक 40 दिख रहा है और एक 40 आपको D1 के अंदर दिख रहा है। तो आपको वहाँ पे देखना है कि कहाँ पे आप मैक्सिमम सप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो D1 के अंदर जो 40 नंबर है वहाँ की आप सोचो तो वहाँ पे आप कितना मैक्सिमम सप्लाई कर सकते हो? 5 सप्लाई कर सकते हो, राइट। अब D3 की अगर हम लोग सोचें तो D3 के अंदर आप मैक्सिमम कितना सप्लाई कर सकते हो? D3 जहाँ पे जो 40 है वहाँ पे आप कितना, तो कि उसका जो मैक्सिमम डिमांड था वो 7 था, तो 7 to 7 हम लोग कर सकते हैं। तो अब जो 40 नंबर है जो D3 के अंदर, वहाँ पे हम लोग मैक्सिमम जो 7 सप्लाई करना था वो मैंने 7 सप्लाई कर दिया, क्योंकि अगर मैं D1 वाला 40 नंबर लेता तो मैं 5 ही दे सकता था। अगर D3 वाला 40 नंबर लूँ तो मैं कितना दे सकता हूँ? 7 दे सकता हूँ। तो अपना जो रूल्स है वो कौन सा रूल है? आपको वो जगह पसंद करनी है, वो सेल आपको पसंद करना है जहाँ पे आप मैक्सिमम सप्लाई दे सकते हो। इसलिए मैंने ये 40 को चूज़ किया है, यानी ये 40 को मैंने 7 जो था वो सप्लाई दे दिया, राइट। यानी जो D3 जो कॉलम है उसका जो डिमांड था वो डिमांड मैंने फुलफिल कर लिया। अब आप देखोगे तो D2 का डिमांड कंप्लीट हो चुका है, D3 का डिमांड कंप्लीट हो चुका है, D4 का डिमांड कंप्लीट हो चुका है। अब 40 से आपको बड़ा नंबर ढूंढना है, 40 से बड़ा नंबर ढूंढना है। 40 से बड़ा नंबर कौन सा है? 40 से बड़ा नंबर देखोगे आप तो देयर इज़ 150। D3 के अंदर पहली जो फिगर है वो 50 है, तो 50 के अंदर कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उसका डिमांड जो है वो जो S1 के अंदर आता है, तो S1 तो हमारा पहले ही कैंसिल हो चुका है। अब नीचे सप्लाई के अंदर देखें, नीचे डिमांड के अंदर देखें तो 7, और 7 वो कॉलम का डिमांड जो है वो ऑलरेडी हमने 40 को 7 दे के पूरा कर दिया है, तो 50 में कुछ कर नहीं सकते। अब 50 से बड़ी फिगर जो है वो कौन सी है? देन विच इज़ दी 60। 60 आपको दिख रहा है, 60 नंबर। तो 60 जो नंबर है वहाँ पे आपको एलोकेशन करना है। 60 नंबर को आपको एलोकेशन करना है, तो 60 नंबर को एलोकेशन करने के लिए कितना कर सकते हैं? 2 कर सकते हैं, क्योंकि वो रो के अंदर जो सप्लाई मैक्सिमम है वो 7 है, पर वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते क्योंकि D4 को आप 60 जो है वो कहाँ पे, किस कॉलम के अंदर है? D4 कॉलम के अंदर है, और D4 कॉलम जो है वो हमारा ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। उसका जो पूरा डिमांड था वो पूरा डिमांड हमने सेटिस्फाई कर दिया है। वहाँ पे 60 नंबर पे अंदर पे कुछ कर नहीं सकते। अब नंबर आ जाएगा आपका 70 नंबर। 70 नंबर जो 70 नंबर, तो 70 नंबर जो है वो D1 के अंदर दूसरा वाला फिगर आपको दिख रहा है। D1 के अंदर दूसरा वाला फिगर जो आपको 70 दिख रहा है, वहाँ पे आप मैक्सिमम कितना एलोकेशन कर सकते हो? यू हैव टू मैक्सिमम एलोकेट दी 2, क्योंकि जो S2 रो के अंदर वो आता है, और S2 70 को हम लोग 2 क्यों दे सकते हैं? उसका डिमांड है वो 5 है, राइट। उसका जो डिमांड है वो 5 है, पर उसको दे नहीं सकते 5, क्योंकि जो S2 70 जो आता है वो S2 रो के अंदर आता है, और रो कितना मैक्सिमम सप्लाई कर सकता है? 9 नंबर को सप्लाई कर सकता है, और वहाँ पे ऑलरेडी हमने 7 को D3 के अंदर दे दिया है, यानी 9 करने के लिए 7 और 2, तो 70 को हम लोग क्या करेंगे? 2 नंबर का एलोकेशंस करेंगे। तो आप देखोगे तो सत्तर को जो है वो हम लोग जो है वो 2 नंबर का एलोकेशंस करेंगे, राइट। 2 नंबर का मैंने एलोकेशंस किया है। अब 70 को जैसे 2 नंबर का एलोकेशन कर दिया मैंने, तो आपका ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा। जो ये चीज़ जो आपका हो रहा है 7, यानी S2 जो रो था उसका 2 + 7 यानी 9 जो है वो उसका ख़त्म हो गया डिमांड। अब किसका डिमांड बाकी है? सिर्फ आप S3 का डिमांड
जो है वो ऑलरेडी एक हमने 8 दे दिए, एक हमने 7 दे दिए। अब उसका सप्लाई करने की कैपेसिटी कितनी थी? सप्लाई करने की कैपेसिटी कितनी थी? तो कि 18 कैपेसिटी थी, राइट। 7 और 8 कितने हो गए? 7 और 7 14, 14 प्लस 1 विच इज़ 15। अब 3 नंबर हमारे पास बचते हैं, तो 3 नंबर जैसे हमने D1 के अंदर, D1 का अभी डिमांड फुलफिल नहीं हुआ है क्योंकि D2, D3 और D4 वो सारे उसके जो डिमांड थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। D1 का डिमांड नहीं पूरा हुआ है। D1 को हमने कितने सिर्फ एलोकेशन किया है? S2 के अंदर 2 डिमांड दिए, उसकी डिमांड जो 5 थी वो पूरी करने के लिए कितने चाहिए? 3 नंबर चाहिए। तो 3 नंबर हमने दे दिए, तो 3 और 2 5, इसका D1 का जो डिमांड था वो पूरा हो गया। अब चीज़ आपको ये देखनी है कि S3 देख लीजिए आप, S3 यानी 8, 7 और 3, S3 रो में देखिए जो एलोकेशन 8, 7 और 3 यानी वो नंबर मिला के हो गया आपका 18। तो वो जो मैक्सिमम सप्लाई कर सकता था वो मैक्सिमम सप्लाई था वो भी सप्लाई हो गया। यानी आपका अब S1, S2 और S3 जो सारे जो थे वो रो वाइज ख़त्म हो चुके हैं और कॉलम वाइज जो D1, D2, D3, D4 था वो भी ख़त्म हो चुके हैं, राइट। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जैसे हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के अंदर फाइंड आउट करते थे वैसे ही चीज़ को हमको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को फाइंड आउट? तो जहाँ भी एलोकेशन किया है वहाँ उस सेल की वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 70 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 3। आप नीचे देखते जाइएगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अंदर 70 इंटू 2 प्लस 14 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 14 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 7 प्लस 20 इंटू 7। इसका जो मिला के टोटल हो जाएगा वो 814 नंबर हो जाएगा। सो तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 840 रुपीज़। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से जो हमें आंसर मिला था प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर, आप गिनोगे एक बार, आपको सबको ट्राई करना है, राइट। आपको सबको वो एग्जाम्पल घर पे ट्राई करना है। अब जैसे ही आप लोग वो एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो उसका जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था सेम प्रॉब्लम का विथ द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, उसका आंसर था 1015 रुपीज़, 1015 रुपये। अब लीस्ट कॉस्ट मेथड से हमने सेम प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो था वो और थोड़ा कम हो गया, राइट। ये कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गया हमारा? 814 रुपीज़। सो नाउ वी चेक द degeneracy. So to check the degeneracy with the help of the equation which is m plus n plus n, m plus n plus n minus 1. So number of row plus number of column minus 1 which is the 6. While number of occupied cell जिसके अंदर हमने एलोकेशन किया है वो कितने सेल है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, राइट। सो जो एलोकेशन था वो भी कितने नंबर में हुआ है? 6। और m प्लस n माइनस 1 कितने हो रहे हैं? 6। यानी दोनों चीज़ सेम हो रही है। सो द प्रॉब्लम इज नॉन डीजनरेट प्रॉब्लम। सो द प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज ए नॉन डीजनरेट प्रॉब्लम। सो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ द लीस्ट कॉस्ट मेथड। अब मैंने पूरा आपको लीस्ट कॉस्ट मेथड जो था वो मैंने खुद को सॉल्व करके उसको 1 by 1 फोटोग्राफ लेके उसको सॉल्व करने के साथ आपको सिखाने की कोशिश की रहे हैं। अगर ये प्रॉब्लम के अंदर आपको कोई डिफ़िकल्टीज आ रही है तो फिर आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस के अंदर अपना जो क्वेश्चन जो भी क्वेरी है वो वहाँ पे आपको पूछना है। नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तब वो लेक्चर के अंदर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द लीस्ट कॉस्ट मेथड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, राइट। You all have to write your enrollment number after watching this video in the YouTube comment section. So thank you so much for watching.